पूरा ध्यान। टॉपिक है न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सिलिंड्रिकल और हेलिकल coil of wire acting like a magnet when electric current passing through it is known as solenoid. एक cylindrical या उसको helical coil of wire acting like a magnet when electric current passing through it is known as solenoid. क्लियर? अब नॉर्मली उसका डिजाइन इस टाइप का होता है। मैं सपोज करो एक बेस है, ठीक है, सिलिंड्रिकल बेस, और इस पे हमने वायर्स का एक लेयर चढ़ाया हुआ है। ठीक है, और फिर वायर्स का जब हम लेयर चढ़ाते हैं उसमें से करंट पास करते हैं तो करंट की वजह से इसके अंदर क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। नॉर्मली बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, जैसे जहाँ भी, जैसे कि फैन की बात करें, मोटर की बात करें, ऐसे बहुत सी एप्लीकेशन जिसमें कंपल्सरी कॉइल यूज होती है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ऐसी कॉइल को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। समझ में आई बेटा बात यहाँ पे? दूसरा, इसमें एक टर्म डिफाइन होता है each turn of solenoid behaves like a ring and produce magnetic field. हर एक जो टर्न है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे टर्न्स है, तो हर एक टर्न एक रिंग की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो समझो कि इसमें से करंट पास हो रहा है आई, ठीक है, तो एक टर्न में आई पास हो रहा है, तो सिंपल बात है हर टर्न में आई पास होगा, तो एक टर्न का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर 2 टर्न हो जाएंगे, 2 टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। अगर 3 टर्न हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर 4 टर्न हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम हो जाएगा। अगर ऐसे ही अगर समझो 100 टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने हो जाएगा? 100 टाइम्स। तो उस वक्त हम डिफाइन करते हैं टोटल करंट which produce तो उस वक्त हम करंट के लिए लिखते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू एक्चुअल NI। क्या लिखते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू N इंटू I। N मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। 10 टर्न है तो यहाँ पे 10 टाइम्स आएगा, 20 टर्न है तो 20 टाइम्स। गॉट इट? यहाँ तक किसी को डाउट? सर वायर के नीचे कंडक्टर है क्या? कंपल्सरी, बिना करंट कैसे पास होगा बेटा? सर हेलिकल मतलब? ये जो शेप बनता है स्प्रिंग वाला शेप, इट्स कॉल्ड हेलिकल शेप। हाँ सर। सर ये एक करंट होता है का शॉर्ट सर्कुलर। हेलिकल मतलब ये गोल तो घूम रहा है, गोल घूमने के साथ साथ ये आगे भी जा रहा है। हाँ सर। स्प्रिंग वाले सिस्टम को बोलते हैं हेलिकल सिस्टम। सर हाँ बेटा बोलो। ये करंट का वापस बता दो ना सर।
हाँ, मैंने बोला कि हर एक टर्न भी समझो, एक सर्कल घूमती नहीं वायर, तो वो बिहेव करती है एज ए रिंग। हाँ तो एक रिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, अगर दो टर्न हो गए तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। हाँ तीन टर्न हो ट्रिपल, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कैसे होती है विद रिस्पेक्ट टू करंट। ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या फिर वो एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू सर नॉट वो इंटू सिग्मा आई। हाँ सर सिग्मा आई में टोटल करंट कैसे लेंगे, तो जितने टर्न से सारे मल्टीप्लिकेशन होंगे। हाँ Got it? ठीक है। सर मतलब ये जो सॉलिनॉइड है वो मतलब परमानेंट मैग्नेट से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है तो? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, जितना इसको आप बना सकते हो उतना। हाँ सर। सर वो वायर की विड्थ पे डिपेंड करता है? वायर की विड्थ विड्थ मतलब कैसी विड्थ? मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे? नहीं नहीं नहीं, करंट की ताकत और टर्न्स पे डिपेंड करता हाँ सर। है। दूसरी बात, इसमें टर्म आता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम ऐसे लिखते हैं, इट्स स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल N, या लेंथ। अगर मैं कैपिटल N को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, N। गॉट इट, समझ में आई बात? तो उस हिसाब से सिग्मा आई को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जो कैपिटल N था ना, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, N। क्लियर है एवरीवन, किसी को डाउट यहां तक? और मैंने बता दिया तुमको सोलेनोइड यूज कहाँ होता है। नॉर्मली सारे मोटर्स में, जितनी मोटर्स होती हैं, जैसे तुम्हारे घर की पानी की मोटर, तुम्हारे ऊपर फैन की में रीजन मोटर है, तो हर एक मोटर में सोलेनोइड एज ए मैग्नेट यूज होता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, मतलब करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, करंट पास नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। क्लियर? तो सारे मोटर्स में ये सोलेनोइड यूज होता है। किसी को डाउट यहाँ तक? बढ़े आगे। अब जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। ये जो मैंने लेफ्ट में वो लिखा है ना, जस्ट खाली नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम में नहीं आता। जो एग्जाम में जो आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमें वो फाइंड करना है। पूरा ध्यान। यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान देना पूरा, कि टोटल करंट यहाँ पे आई था, तो एक टर्न में आई है करंट, ऐसे दो टर्न होंगे तो 2 टाइम्स आई, 3 टर्न होंगे तो 3 टाइम्स आई। तो टोटल करंट कितना होगा, तो हम बोलेंगे n टाइम्स ऑफ आई। क्लियर? और दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल समझो इसकी लेंथ है l, टोटल टर्न से n, तो n को अगर लेंथ से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल N को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा n इंटू एल। ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो सिग्मा आई क्या बन जाएगा, n की जगह आ जाएगा n इंटू एल इंटू आई। स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। गॉट इट बेटा, किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। पूरा ध्यान अभी इसमें।
ये ग्रीन कलर का है ना, ये वायर्स के टर्न्स हैं। इसमें याद है क्रॉस क्या होता है और डॉट क्या होता है? Magnetic field inside cross. डॉट का मतलब होता है आउटसाइड। और इसका यहाँ पे हम क्रॉस ड्रॉ करते हैं, क्रॉस का मतलब है इनसाइड। क्लियर यहाँ तक? हम लोग जो सोलेनोइड लेंगे ना, वो कौन सा लेंगे? लॉन्ग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, और ध्यान से देखिए, एक बहुत लॉन्ग सोलेनोइड हमने ड्रॉ किया है, सिलेंड्रिकल सोलेनोइड है। ये जो ऊपर तुम्हें डॉट दिखा है ना, इस डॉट का मतलब है कि यहाँ से जो वायर्स है ना वो बाहर आ रही है, और फिर यहाँ से घूम के यहाँ से कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है, और पीछे की साइड से घूम के वापस बाहर, ऊपर से बाहर आ रही है, ऐसे घूम के फिर अंदर जा रही है। क्योंकि सिलेंडर में देखो, ध्यान से यहाँ पे देखो, इसका मतलब है ये ऊपर से गया, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ जाएगा? वो सिलेंडर के पीछे की तरफ जाएगा, और पीछे से घूम के सिलेंडर के आगे से वापस बाहर आएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे वही चीज हमने दिखाई है कि ऊपर डॉट ड्रॉ किया। डॉट ड्रॉ करने का मतलब होता है कि यहाँ से जो वायर है वो बाहर आ रही है, और यहाँ से घूमते हुए नीचे की तरफ से अंदर जाके पीछे की तरफ से घूम के वापस यहाँ आ रही है। मतलब तुम्हें ये जो ग्रीन वायर दिख रही है, कौन से टर्न्स है? जो फ्रंट की तरफ है वो दिख रहे हैं, और जो बैक की तरफ है वो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। समझ में आई बेटा बात? ये 2D स्ट्रक्चर है। सिलेंडर को, मतलब कोई भी सिलेंडर टाइप के सामने रखो, तुम्हें ऐसा लगेगा ऊपर से टर्न बाहर आया, ऐसे पूरा घूम के नीचे की तरफ से अंदर चला गया। समझ में आई मेरा बात यहाँ तक? यस यस सर। अब मुझे बताओ, अपने राइट हैंड का यूज करो, फिंगर्स जो है वो फिंगर्स ऊपर की तरफ बाहर साइड रखो ऐसे। तो मुझे बताओ थंब किस तरफ आ रहा है? आउटसाइड। मतलब ये सर जो फिंगर्स का वो फिंगर्स है ना वो ऊपर की तरफ है, तो वहां से बाहर साइड स्क्रीन की तरफ रख के हाथ को, फिंगर्स को बाहर रखो, तो थंब तुम्हारा किस तरफ दिखेगा? राइट साइड। ऑफ कोर्स राइट साइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। समझ में आई बात? कि किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे। किसी को डाउट यहाँ तक? हमें ये से राइट नहीं चल रहा। अपने हाथ को यूज करो, स्क्रीन की तरफ ऐसे रखो जैसे फिंगर जो है ना ऊपर की तरफ से स्क्रीन से बाहर आती हो। तो थंब राइट हैंड यूज कर लेफ्ट। कंपल्सरी बेटा राइट हैंड रूल है ना, लेफ्ट हैंड रूल होता ही नहीं है। राइट हैंड रूल यूज करो। ओके सर, ओके। तो देखो तुम्हारे फिंगर्स ऊपर से कहाँ आ रही है?
बाहर आ रही है? फिंगर्स को यस ऐसे सर। रखो जैसे अप साइड से वो बाहर आए, तो बताओ थंब किस तरफ जा रहा है? राइट साइड। बस वो राइट साइड क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी जगह जो नीचे वाले क्रॉस है ना, अगर ऊपर होते और ऊपर वाले डॉट नीचे होते, तो तुम्हारा थंब जो है ना वो लेफ्ट चला जाता। समझ में आई बात? यस सर। तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हो जाती। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हमें ये अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड है कितना, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे एम्पियर का सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए हमें क्लोज लूप चाहिए, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ लगता ही क्लोज लूप है। तो हम यहाँ पे क्लोज लूप जनरेट कर रहे हैं। एक हमने क्लोज लूप जनरेट किया, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है। ठीक है, और इसके हम नामकरण कर देते हैं यहाँ पे। ये है तुम्हारा पी पॉइंट, क्यू, आर और S। अब समझो इस लूप की जो एक लेंथ है वो है एल। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो एल है। समझ में आई बात यहाँ तक? अब इस लूप को ध्यान से देखो। इस लूप का मतलब ये है, ये भी देखेंगे। जो लाइन है ना, ये लूप से बाहर होके निकल रही है। मतलब वायर जो है इसे ऊपर से बाहर आ रही है और लूप को क्रॉस करके नीचे से वापस अंदर जा रही है। याद रखना, लूप को क्रॉस कर रही है। लूप हमने ऐसे सिलेक्ट किया है जैसे वायर लूप को क्रॉस कर रही है, क्योंकि अगर वायर लूप को क्रॉस नहीं करेंगी तो करंट फ्लो नहीं होगा लूप में से। क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ में नहीं, वो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल में सामने क्या था? म्यू नॉट सिग्मा आई। सिग्मा आई क्या था? करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। लूप में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा बात? हाँ Yes, सर। sir. अब पूरा ध्यान। सर ये लूप का आपने क्या बोला? किसका? अभी आपने लूप का बोला ना, कुछ टच रहना मतलब जो चाहिए। करंट है, करंट वो लूप में से बाहर आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब पूरा ध्यान। as shown in figure, ये ऐसा नहीं लिखते इसको, schematic diagram of long solenoid is shown in figure. सर इसमें लॉन्ग मतलब क्या मतलब बनेगा? लेंथ, लेंथ, ये जो लेंथ है लूप की, मतलब सोलेनोइड की बहुत लंबी है। लेफ्ट ऐसा साइड मतलब भी लंबी किसके होगी, राइट कंपेयर में? साइड बहुत लंबी होगी। ऐसा क्लियर? किसके कंपेयर में लंबी होगी? इसकी रेडियस के कंपेयर में, हाँ सर। क्योंकि सिलेंडर का रेडियस बनेगा ना। हाँ हाँ सर। द करंट flowing through the solenoid is I. The number of turns per unit length is small n. ठीक है? Now consider a closed loop
P Q R S in solenoid to find magnetic field of solenoid. ठीक है, लूप सपोज किया हमने, कौन सा लूप सपोज किया है? P Q R S। क्लियर? अब ध्यान दो, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद है क्या था? इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू, अब ये क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड लूप के लिए लेंगे, तो क्लोज लूप में इसके 4 पार्ट है। एक पार्ट हो जाएगा P से Q, B डॉट dl, दूसरा पार्ट हो जाएगा Q से R, B डॉट dl, तीसरा पार्ट हो जाएगा R से S, B डॉट dl, और चौथा पार्ट हो जाएगा S से P, B डॉट dl। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. पूरा ध्यान, in part QR and SP, देखें QR and SP, magnetic field is perpendicular to length, दिख रहे हैं QR और SP? पहले मुझे Yes, sir. बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है राइट साइड, और QR की लेंथ किस तरफ है? Upside. तो दोनों में एंगल कितना बनेगा? 90। सेम चीज SP में भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, SP परपेंडिकुलर है, तो वो भी 90 बनेगा। तो दोनों 90 बनेंगे, तो उसकी वजह से इंटीग्रेशन QR B डॉट dl एंड SP B डॉट dl दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट का मतलब तुम्हें पता है, cos थीटा, थीटा यहाँ पे क्या बनेगा? 90 बनेगा, cos 90 हो जाएगा 0, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? हाँ Yes. फिर पूरा ध्यान देना, द पार्ट RS is outside the solenoid। एक पार्ट सपोज किया है, वो कौन सा है? आउटसाइड द solenoid। जो solenoid से बाहर है, तो सिंपल बात है, R से S B डॉट dl भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या 0 होगा? B 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। तो R से S का भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इन 4 में से 3 पार्ट तो 0 हो गए। देन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन क्लोज्ड पाथ, तो क्लोज्ड पाथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल बिना है, तो क्या मिलेगा तुम्हें? इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू, ओनली एक ही चीज मिलेगी, कौन सी मिलेगी? P से Q B डॉट dl। अब मुझे बताओ, P से Q में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 0. 0। 0. 0 है, तो cos 0 तो 1 होता है, तो बचेगा B इंटीग्रेशन dl। अब मुझे बताओ dl की लेंथ कितनी है P से Q में?
L. तो ये बन जाएगा बी डी एल इज इक्वल टू बी एल। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ, पूरा ध्यान। नाउ द टोटल करंट passing through the loop, टोटल करंट लूप में से कितना पास होगा? तो सिंपल बात है, टोटल करंट होगा सिग्मा आई इज इक्वल टू, अगर 1 टन होता है तो करंट होगा आई, 2 टन होते हैं तो 2i, 3 टन होंगे तो 3i, 4 टन होंगे तो 4i, ऐसे n टन होंगे तो ni। हमें कैसे पता चला कितने टन है? हमें सिर्फ क्या पता है, लूप की लेंथ l है, तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। हमें पता है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूँ, सपोज करो इस सोलेनोइड की पूरी लेंथ 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर। समझना है बात को। अब पूरी लेंथ 100 मीटर है और टर्न्स है समझो 500, तो स्मॉल एन क्या मिलेगा? 5. 5. मतलब 1 मीटर में 5 टन। अगर ये लेंथ 4 मीटर हुई, ये लेंथ 4 मीटर हुई, तो इसमें कितने टर्न्स होंगे? फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है, 5 टर्न्स पर मीटर है। 1 मीटर में 5 टर्न्स। अगर ये लेंथ 4 मीटर हुई तो कितने टर्न्स होंगे? 20। सिंपल बात है, 20 टर्न्स। कैसे किया हमने इसको? इस n को l से मल्टीप्लाई, टोटल टर्न मिल जाएंगे। 1 टन का करंट आई है तो टोटल टर्न का करंट क्या होगा? ये n इंटू एल इंटू आई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इट्स n l i। आई बात समझ बेटा? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। अब पूरा ध्यान। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो क्या था एम्पियर्स सर्किटल लॉ? इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। याद है सबको बेटा? Yes, sir. अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो हमको ऊपर क्या मिला? bl मिला। यस सर। और जो राइट साइड वाला है म्यू नॉट तो सेम है, सिग्मा क्या में क्या मिला? nli। तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? म्यू नॉट एन। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड क्या होती है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन। आई बात समझ बेटा? किसी को डाउट यहाँ तक? क्लियर? अच्छा, इसमें अगर ऐसा सर हो, ये लूप, हाँ बेटा बोलो। सर ये लूप अपने ने इमेजिनरी लिए कि इसमें इमेजिनरी, कुछ वायर? इमेजिनरी, इमेजिनरी। आप कोई भी लूप ले सकते हो, हर बार आंसर सेम आएगा। तो सर लूप एकदम बीच में ले तो फिर एक तो बाहर भी नहीं जाएगा, फिर कैसे तो होगा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर बीच में लेगा तो PQ की जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी RS की एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं मिलेगी, बी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। जो डिफाइन करने के लिए हमें ऐसा लूप लेना पड़ेगा जिसमें हम डिफाइन कर सकें। ठीक है। इफ सोलेनोइड इज फाइनाइट, ये समझो सोलेनोइड फाइनाइट है। जब सोलेनोइड फाइनाइट होगा ना तो किस टाइप से बिहेव करेगा वो देख लो एक बार। ये सोलेनोइड है, समझो अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेट फाइंड करना है इस पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ से कुछ रेडियस पे है, डिस्टेंस मतलब इसका रेडियस है। अब ये फाइनाइट है, फाइनाइट में मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा
तो उस वक्त क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग है ना इसको इस तरफ टच कर देंगे, इस तरफ और इस तरफ। तो यहाँ दोनों में ना दो एंगल बनेंगे, एक एंगल यहाँ बनेगा, उसको ले लेंगे θ1, एक एंगल यहाँ बनेगा, उसको ले लेंगे θ2। और फिर उस वक्त फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम लोग, तो फॉर्मूला आएगी V इज इक्वल टू μ0 Ni/2 मल्टीप्लाई में आएगा sin θ1 प्लस sin θ2। क्लियर? जैसे वो वायर में था ना वैसे ही याद रखना, ये मल्टीप्लाई में है, या इससे मल्टीप्लाई ये वाला। सेम चीज अगर ये बहुत लॉन्ग हो जाता है तो लॉन्ग होने से θ1 जो है ना वो 90 बन जाएगा, θ2 भी 90 बन जाएगा। तो यहाँ अगर तुम 90 डालोगे तो sin 90 1 प्लस sin 90 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 कैंसिल, तो उस वक्त आंसर क्या बन जाएगा, μ0 Ni। समझ में आगे बात बेटा? हाँ Yes, sir. सर। लिख लो बेटा फर्स्ट।